अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैर आफियत से होंगे और आप जुड़ चुके हैं इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो वो माशाल्लाह हमने पूरा मुकम्मल कर दिया। तो उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, द टॉपिक which we are going to discuss will be moment of inertia। इसको पढ़ने से पहले मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, इस प्लेलिस्ट का या इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तो उसके बाद आप, मुझे लगता है कि इस टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये उतना तगड़ा नहीं है, आपने पढ़ा है, इनर्शिया भी पढ़ा है, मोमेंट भी पढ़ा है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आपने मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसी प्लेलिस्ट में मुकम्मल किया है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो इससे पहले वाला प्लेलिस्ट भी था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वहां पर आपने इनर्शिया भी पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि इस टर्म में जो दोनों वर्ड्स यानी कि मोमेंट हो या इनर्शिया, दोनों वर्ड्स आपने कंप्लीट किए, तो अब इसको देखना है कि ये क्या होगा। तो इट विल बी क्लियरली सिंपल फॉर यू और सिंपल फॉर दोज स्टूडेंट्स who have studied the concepts moment of a physical quantity and the inertia in linear motion जो मैंने डिस्कस किया है। फिर भी मैं यहां पर इनको रिवाइज करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है। तो इसका एक और नाम भी है, अगर आपको ये पता होगा कि ये जो मोमेंट होता है, मोमेंट एक्चुअली रोटेशनल इफेक्ट को कहलाता है। कि जब आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट निकालना हो तो मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल इज नथिंग मोर देन इट इज सिंपली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये उस फिजिकल क्वांटिटी का रोटेशनल इफेक्ट आपको बता देगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने उससे पहले भी आपको एक बात बोली थी, वो ये है कि मोमेंट नहीं होता है, मोमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है। एंड द सेम इज हियर डिस्कसिंग दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर हम इसको एक और नजरिए से देखें तो इसका मतलब यह है कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट क्या है? तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर यू गेटिंग मी? तो मैं एक और चीज लिखूंगा, या इसको हम अब बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो इसका मतलब यह है कि इनर्शिया के भी दो किस्म है। आर यू गेटिंग मी? एक तो आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, लीनियर मोशन में पढ़ा है, उसको बोलते हैं सिंपली इनर्शिया, और उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। तो आज जो इनर्शिया पढ़ना है हमने वो है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, और दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, एमआई। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे इसको डिस्कस करेंगे? तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इनर्शिया को डिफाइन करूंगा, जो हमने इससे पहले इनर्शिया पढ़ के रखा है। तो एक सेकंड, तो इससे पहले जो हमने इनर्शिया पढ़ा है लीनियर मोशन में, उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया यानी कि ये वाला इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन जो हमने इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हमने डिस्कस किया है, तो उसको थोड़ा बहुत यहां पर रिवाइज करूंगा मैं, क्योंकि जब आपको इनर्शिया पता चलेगा तो इसका रोटेशनल इफेक्ट देखना है, तो वही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आपको पता है कि ये जो वर्ड इनर्शिया है इसका मतलब क्या है? इनर्शिया का बस इतना ही मतलब है, रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज।
अब मसला यह है कि वो चेंज होने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ही रीजन होगा, वो ये होगा कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में होगा। जब एक बंदा या जब एक बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में होता है ना, वो चेंज होने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि आई एम इन इट्स अल्टीमेट स्टेट। आर यू गेटिंग मी? उसको पता है कि मैं अपनी अल्टीमेट स्टेट में हूं, मैं अपनी स्टेबल स्टेट में हूं, तो तब जाके वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब मसला ये है कि यहां पर कौन सी स्टेट है इसकी। तो एज फॉर एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंसर्न, तो बताइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ आपने वो पढ़ा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो वो एक्सेलरेट नहीं हो जाएगा, या हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि एक बॉडी पे अगर एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वो चाहेगी, वो कंटिन्यू करेगी। अगर वो रेस्ट में होगी उसी में रहेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन में है तो वो वही कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब यह है कि एक बॉडी की नेचुरल स्टेट, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि एक बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में है। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। तो जब ये एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है ना किसी बॉडी पे, तो उसकी नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ छ अस वनान जे अख बॉडी हुंद नेचुरल स्टेटस क्या छ, मगर कते इन द लीनियर मोशन में एक बॉडी की नेचुरल स्टेटस क्या है, तो वो बोलता है दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। समझना मेरी बात, स्टेट ऑफ रेस्ट। और दूसरी कौन सी है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो मैं यहां पर नहीं लिखा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, क्योंकि मुझे पता है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब यह कि बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में है। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब कि ये इसका स्टेट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रेस्ट वाली स्टेट कटे इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वी कैन से इन द ट्रांसलेशनल मोशन में। अगर इस दिमो नजर अख बॉडी छ दपन बह रोज रेस्टस मज या रोज बह यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मैं दोस कर रोज दोपन ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 आत मैं सु क्या गो दोपन नेचुरल स्टेट। मैं यमने दोन मज रोज का दोपन आ मैं दोस च वन मे कर खयम चेंज दोपन ना बह कर ऑफर रेजिस्टेंस अगर मैं से क्या लोगत करन। अगर आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना चाहा तो मैं रेजिस्टेंस ऑफर करूंगी। मैंने कहा क्यों? बोला कि मैं अपनी नेचुरल स्टेट्स में हूं। मैं वर्ड दैट इन दोपन ये में इंटरनल टेंडेंसी कि मैं इन ही स्टेट्स में रहूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं चाहती हूं कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो मैं रेजिस्टेंस ऑफर करूं, क्योंकि मैं अपनी अल्टीमेट स्टेट में हूं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। क्वेश्चन युद्धस वतन यानी कि यम बने अमिस तेल इनर्शियल स्टेट्स ते, यानी कि सच वन ब्रोजा यूनि मज सकरी ऑफर रेजिस्टेंस। तो व्हेन इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस वी कॉल इट एज इनर्शिया। तो इसका मतलब यह है कि एक बॉडी हंस इंटरनल टेंडेंसी सर रोज या रेस्टस में या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यह रीजन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ब्याख नाव ते वनन लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर रहा है, एंड दैट इज इनर्शिया। अरे अब मसला ये है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। वो क्या है कि अख बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट कर स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। मैं चाहता हूं कि बह कर तम स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज, मगर सह मान चेंज गसन कह। तो मुझे कब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए। तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट उस टाइम बहुत ही तगड़ी है, स्ट्रांग है। या वो अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो मुझे कब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चेंज करने के लिए। तो अगर आपको पता चला होगा कि मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि व्हाट मेजर्स द इनर्शिया, कौन इनर्शिया को मेजर करता है, तो यह भी आपने पढ़ा है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मास होता है
एक बॉडी का जितना उसका मास ज्यादा होगा उतना उसका रेस्पेक्टिव इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी अख रेस्टस मंच मगर तमिस मास ज्यादा as compared to another body that is also in its state of rest। जो बॉडी में योत में बॉडी A and this is the body B। चलो इसका मास जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है as compared to mass of the B body। अब अगर दोनों किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, किस में है, ये दोनों रेस्ट वाली स्टेट में है, दैट इज व्हाई मैंने वेलोसिटी 0 बना दिया। तो अब मसला ये है कि ये भी नेचुरल स्टेट में है, ये भी नेचुरल स्टेट में है। मैं यहां से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इधर भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि बकर यह नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट कर भी डिस्टर्ब। अब मुझे बताओ किसकी स्टेट ऑफ रेस्ट तगड़ी होगी, स्ट्रांग होगी? कौन चाहता है, कौन इन दोनों बॉडी में कौन सी बॉडी ऐसी है जो मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो आपने वो सब पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जिसका मास ज्यादा होगा। यू नो वेरी वेल दीज थिंग्स कि जिसका मास ज्यादा होगा वो नहीं चाहती है, उसको बोलेंगे उठो तो वो बोलेगी खुद कर ले, मैं नहीं उठूंगी क्योंकि मेरा मास ज्यादा है। अरे में तो इसका मतलब यह है कि ये मिस वन ज्यादा बॉडी मास आस तम सह कर ज्यादा ऑफर रेजिस्टेंस, कर रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा अगर सह पन्नी स्टेट ऑफ रेस्टस मज या यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मज तब जाके वो ज्यादा ऑफर रेजिस्टेंस करेगा एंड वी कॉल दैट अमिश इनर्शिया ज्यादा। अब इसका क्या देखेंगे, अब इसका रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे क्योंकि टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको इनर्शिया फिर से रिवाइज किया ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब को युस लीनियर मोशन में इनर्शिया वनिस ताम पढ़ो, युस में वनिस ताम पढ़ो, तमिक रोटेशनल इफेक्ट क्या छो, तमिक रोटेशनल इफेक्ट आपको पता है कि मोमेंट सिंपली मीन्स रोटेशनल इफेक्ट। अब मसला ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस इनर्शिया। अब मुझे बताइए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था यहां पर, जब नेट फोर्स 0 होगा तो हम यहां पर फोर्स की बात नहीं करेंगे। अब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे ना, तो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे तो वहां पर फोर्स नहीं आता, वहां पर क्या आता है फोर्स के बदले मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब बोलेंगे अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे व्हाट विल हैपन। तो ये बोलेगा कि व्हेन मोमेंट ऑफ फोर्स, वहां बोलता था फोर्स, मोमेंट ऑफ नेट मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था 0, तो यहां पर क्या बोलेगा रोटेशनल मोशन में कि ये नेट मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि नेट टॉर्क का बराबर है 0 वन सा वन, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो किस स्टेट में है, वो किस स्थिति में, नेचुरल में, नेचुरल स्टेट में। तो यहां पर भी किस में होगा, ये नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट्स में होगा क्योंकि आप एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई नहीं कर रहे, या फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहे या तो अब टॉर्क ही अप्लाई नहीं कर रहे। तो दोनों में एक चीज सेम आ गया कि अब दोनों नेचुरल स्टेट्स हैं, और नेचुरल स्टेट्स कब मिलेंगे आपको, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और जब नेट टॉर्क 0 होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोशन में होगा और नेट टॉर्क रोटेशनल मोशन में होगा क्योंकि हम रोटेशनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं इनर्शिया का। अब देखिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 सह रोज रेस्टस मज, अगर सह रेस्टस मज तो यहां क्या बोलेगा कि सामान्य नचुन अगर सर रिकित अरे गड़ी में, तो यहां पर भी वो चाहेगी कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं। यहां पर भी देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट दोनों में कॉमन रहेगा, क्यों, यहां पर वो चाहती है कि पकन युद्ध वन नचन। अरे गड़ी में तो दोनों का एक ही मतलब है कि वो ये है कि वो दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अलबत्ता यहां पर वो चाहती है कि फोर्स का काम होता है कि बॉडी को ट्रांसलेट करना, तो यहां ये चाहेगी कि मैं ट्रांसलेट ना हो जाऊं, तो यहां पर बॉडी चाहेगी कि मैं रोटेट ना हो जाऊं। तो दोनों का मतलब यही है कि दोनों रेस्ट वाली स्टेट से, ठीक है। तो अब दूसरी स्टेट क्या बनेगी, ये छिदपार बॉडी अगर वो पकन छस बरोज पकान along that direction मगर यूनिफॉर्म स्पीड सान, यानी कि मेरी स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी along a particular direction। तो यहां क्या बोलेगा, अगर इसके पैरेलल जाएंगे रोटेशनल मोशन में, यहां वो चाहेगी कि अगर वो नचन छस बरोज कंटिन्यू नचन मगर कत विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी,
यानी कि एंगुलर स्पीड करना वो चेंज किए। तो यहां पर वो बोलता है कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहां पर बोलेगा यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। ये किताब से अगर वो नचान छस, अगर वो घूम रही है तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमेगा। तो यहां पर क्या बोलेगा, यहां पर स्टेट हमें आ जाएगा स्टेट ऑफ, यहां पर क्या था, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यहां पर होगा यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जब जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी नेचुरल स्टेट में है। तो वो चाहेगी कि सर रोज कथ मज, या रोज सर रेस्टस मज, या मान सह नचन, या मान सह रोटेट गन, या दप सह अगर सह वह नचान अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, सह रोज तिथे कत नचान। तो इसका मतलब यह कि अगर वह एक्सटर्नल क्या कोर अप्लाई टॉर्क, सह क्या कर रेजिस्टेंस ऑफर कर, सह रेजिस्टेंस कर ऑफर, सह मानी यम स्टेट चेंज करनी तिकाज सह कमन स्टेटन मन, नेचुरल स्टेटन मन। सो दीज आर द नेचुरल स्टेट्स ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन। अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे, उसको घुमाना चाहेंगे, वो घूमना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो अपनी अल्टीमेट स्टेट में वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। एंड दैट रेजिस्टेंस वो जो ऑफर करेगी किसके लिए, रोटेट ना होने के लिए, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि यहां पर था इनर्शिया, वो चाहती है कि पकाइन यथापि नचाइन। एंड दिस इंटरनल टेंडेंसी और इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, और वी कैन कॉल इट एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर एक और बात आएगी, अगर वैसे नचान तो अब आप चाहते हैं कि मैं उसको रोकूं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। तो अब मसला ये कि वो रोक नहीं जाएगी, सर रिकने के सकैज रिकने तिकैज सच में नेचुरल स्टेट। तो इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज नोन एज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, इसका कॉन्सेप्ट अभी याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। याद रखना, आप बोलेंगे कि सर यहां पर अबाउट एन एक्सिस क्यों बोला? क्योंकि जब बॉडी रोटेट हो रही है ना, जब भी रोटेशनल इफेक्ट होगा ना, तो वो किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपने उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना है। क्योंकि जब जब मोमेंट वर्ड आता है तब तब रोटेशनल इफेक्ट आता है, और रोटेट एक बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है। तो दैट इज वाई एक्सिस का अबाउट एन एक्सिस बोलना लाजमी बनता है आपके लिए। तो क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर आप ऐसी डेफिनेशन देंगे वो ये है कि an intrinsic property by virtue of which a body resists any change in its rotational states of motion, that is state of rest or state of uniform rotational motion. वो चाहती है कि मैं घूम रही हूं तो मैं घूमती ही रहूं, मुझे कोई ये वाली स्टेट चेंज ना करे, उसके लिए वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है डेफिनेशन। बट अब मसला है कि ये किसके बराबर होता है, कौन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजरमेंट देता है? जैसा कि आपको पता है कि यहां पर ये दोनों स्टेटस तगड़ी कब होती है, जब एक बॉडी का मास ज्यादा होगा। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कौन मेजर करता है? तो उसके लिए मैं यहां पर मैथमेटिकल रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, अब देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का कब ज्यादा होगा, कब वो चाहेगी कि मैं अपनी ये रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा ऑफर करेगी। चलो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक एक्सिस लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक एक्सिस ले ली, चलो जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो इसी के इर्द गिर्द एक बॉडी घूम रही है, क्योंकि रोटेशनल मोशन पड़ रहे। तो चलो ये मेरे पास एक बॉडी है, चलो ये मैं मानता हूं ये में अख रिजिड बॉडी ये नचान ये एक्सिस अंद। आर गेटिंग मी? आपको पता है कि ये जो रिजिड बॉडी होती है एक्चुअली ये कौन सी बॉडी होती है, एक्सटेंडेड बॉडी। तो एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स as far as the playlist name is concerned, वहां पर भी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब कि रिजिड बॉडी कुछ नहीं होती है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। चलो ये बॉडी घूम रही है तो कोई बोलेगा कि ये बॉडी घूम रही है, तो कोई ये बोलेगा कि इसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जब आप बोलेंगे कि पार्टिकल्स घूम रहे हैं तो इससे ये पता चला कि ये पार्टिकल्स एक बॉडी को कंप्रेस करेंगे तो बॉडी घूम रही है। आर गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। चलो ये बॉडी घूम रही है, मगर कैसे? विद
यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये चीजें तो आपने सर्कुलर मोशन में डिस्क्राइब करी है। चलो, ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ दिस बॉडी रोटेटिंग अबाउट दिस जेड एक्सिस। एम आई राइट? ये बॉडी कम स्पीड सान एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इसका मतलब यह कि हर कोई पार्टिकल जो इस बॉडी का होगा उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा ही रहेगी, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वो जितना ये वाला पार्टिकल एंगल रोटेट करेगा, एंगल डिस्क्राइब करेगा, उतना ये वाला भी करेगा। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वी कॉल दैट वनान जितम से एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। तो ये याद रखना मैं क्या ले रहा हूं, एक रोटेटिंग बॉडी ले रहा हूं तो उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं कुछ पार्टिकल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलो, इस बॉडी में एन पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स? एन पार्टिकल। तो हर किसी पार्टिकल का चलो मान लिया कि मास अलग अलग है। चलो, ये जो पार्टिकल है इसका मास m1 है, याद रखना मेरी बात। तो इसका मास m2 है, इसका मास m3 है और इसका मास mn है। तो कितने पार्टिकल्स है इसके? तो दिस बॉडी इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ n पार्टिकल्स। यहां पर कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स। तो उनका मास क्या है? उनका मास कुछ यूं है, m1 m2 m3 mn। तो ऐसे वो प्रत्येक पार्टिकल को मास क्या वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब बात यह है कि अगर वही बॉडी नचान अमी मतलब कोई पार्टिकल नचान तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग रेडियस होगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि रोटेशनल मोशन का मतलब यह है कि पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग मी? तो अगर ये मार्कर है तो ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जो ये वाला पार्टिकल है उसका रेडियस कुछ अलग होगा और जो पेरिफेरी पे पार्टिकल है उसका रेडियस अलग होगा। तो इसका मतलब है कि सपोज m1 पार्टिकल का रेडियस जो है इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो घूम रहा है तमिस एक्सिस निश कोता परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस सपोज दैट इज r1 और इसका जो रेडियस है सपोज दैट इज r2, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। वी कैन सिंपली कॉल इट। तो यहां पर जो इस m3 पार्टिकल का रेडियस है या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो r3 है। तो इस वाले पार्टिकल के लिए चलो rn है। आर गेटिंग मी? तो यहां पर हम लिखेंगे इन पार्टिकल्स का रेस्पेक्टिव क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? चलो वो मानते हैं m1 के लिए r1 है और m2 के लिए r2 है और m3 के लिए r3 है और गबा गबा mn के लिए rn है। आर गेटिंग मी? अब मसला है कि ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब बॉडी घूम रही है तो उसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो क्या होगा कि हर किसी पार्टिकल की कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी या टेंजेंशियल स्पीड होगी। आप देखिए ये पार्टिकल जो पार्टिकल है चलो ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, यहां पर इधर की तरफ, यहां पर इधर की तरफ, यहां पर इधर की तरफ। तो आर गेटिंग मी? दीज आर कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्पीड्स और लीनियर स्पीड्स। आर गेटिंग मी? तो वो चीज है। चलो यहां पर ये जो पार्टिकल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है युथस ऐसी मिस चलो युकुन स्पीड v1, ये मिस ऐसी युकुन स्पीड चलो v2, ये मिस ऐसी युकुन स्पीड क्योंकि इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक सेकेंड, चलो ये मिस स्पीड v3 और इसकी स्पीड इधर की तरफ होगी, चलो वो है vn। तो इनकी जो लीनियर स्पीड्स है, लीनियर स्पीड्स या टेंजेंशियल स्पीड्स इन ही पार्टिकल्स की, चलो वो कितनी है? m1 पार्टिकल के लिए वो v1 है, m2 पार्टिकल के लिए वो v2 है और m3 पार्टिकल के लिए v3 है और mn पार्टिकल के लिए vn है। आर यू गेटिंग मी? यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए रेस्पेक्टिव कैसे चल रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो इनकी जो पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बता दिए कि mn के लिए rn और उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो vn है। मगर याद रखना, अगर मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो आप ये मत बोलना कि इसकी होगी ω1, इसकी होगी ω2, इसकी होगी ω3। नहीं, वो ओमेगा ही होगी क्योंकि हर कोई पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी और
टेंजेंशियल स्पीड अलग होगी। ये आपने इससे पहले सर्कुलर मोशन वाले प्लेलिस्ट में सब पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो सर्कुलर मोशन वाला इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, इसी में ये प्लेलिस्ट सर्च करिएगा तो वहां पर आपको ये सब चीजें पता चलेगी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड याद रखना। तो वो आपको पता है कि ये v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो कहां पर क्या स्पीड होगी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ओमेगा हर किसी के लिए सेम है तो v हर किसी के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग अलग आर है। तो अलग अलग आर है तो अलग अलग दूरी है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अलग अलग उनकी टेंजेंशियल स्पीड होगी, तो ओमेगा सेम होगा। आर यू गेटिंग मी? तो जो जितना ज्यादा दूर होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। दैट इज वाई जब आप झूले पे चढ़ते हैं तो झूले पे क्या करना पड़ता है कि ताकि एंड स्पीड की हो, वही सबसे ज्यादा मजे लेगा, क्योंकि उसका आर ज्यादा है। तो जब उसका आर ज्यादा है तो उसका वी ज्यादा होगा, तो उसको ज्यादा मजा आ जाएगा। जो उधर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसके बगल में सीट पे बैठेगा तो उसको बस यही पता चलेगा कि मुझे बस रोटेट होना है। आर यू गेटिंग मी? पर जो वहां हो रहा है वो रोटेट भी हो रहा है बराबर उसी तरीके से जिस तरीके से ये बंदा जो क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मगर उसको और भी मजे आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारी डिस्टेंस भी कर लेता है। तो बहुत सारी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कम टाइम चाहिए, दैट इज वाई उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अरे गड़ी में तो ये इस रिलेशन से पता चला। चलो अब ये चीजें पता है तो ये क्या कर रही है, रोटेट मोशन में है। जिस प्रकार की मोशन है उसको मत देखिए, आप बस ये देखिए मोशन में है कि नहीं, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, व्हाटसोएवर इट इज, बट मोशन में है ना, तो एक चीज पक्का होगा इसके पास, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी। और एकेडमी तो ये मोशन में है, मगर कौन से मोशन, रोटेशनल मोशन। तो इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, हम हर किसी पार्टिकल की क्या निकालेंगे, हम हर किसी पार्टिकल की यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उन सबों का सम करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका सम करेंगे, हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसका सम करेंगे, वो विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। और एकेडमी आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में एक चीज आता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, मास। क्या आता है, मास, 1/2 mv²। ये लीनियर मोशन में होता है। बट आपको पता है कि मैं ये एक्सप्रेशन क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनर्शिया को इन लीनियर मोशन कौन मेजर करता है, मास। तो यहां पर रोटेशनल मोशन ऑफ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर हम देखेंगे कि मास को कौन रिप्लेस करने वाला है, तो उसको बोलेंगे कि दैट विल गिव द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर यू गेटिंग मी? होजोस मास गिवन मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर जो मास को रिप्लेस करेगा, रोटेशनल मोशन में जो मास को रिप्लेस करेगा, वो किसको मेजर करेगा, वो करेगा मेजर इनर्शिया को नहीं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा, मेजर करेगा। इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी वाली रिलेशन ले ली। समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी में मास है और मैं देखूंगा यहां पर मास के बदले कौन सी क्वांटिटी आ रही है, उसी को मैं नाम दूंगा कि वही मेजर करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्योंकि आप बॉडी को रोटेट करा रहे हैं। चलो अब हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो चलो मैं यहां पर लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 पार्टिकल। बताइए m1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपने कि सर वो 1/2 mv² होता है, तो इसका मास m1 है, तो इसकी लीनियर स्पीड जो है वो v1 है, तो v1²। बट आपको पता है कि v किसके बराबर होता है, r ओमेगा, क्योंकि आपको यहां पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है और ओमेगा भी पता है। तो आप क्या लिखेंगे v के बदले, तो अगर ये v1 है तो यहां होगा r1 ओमेगा 1। ओमेगा 1 नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा हर किसी के लिए सेम रहेगा, तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1/2 m1, तो v1 के बदले क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा, तो r1 ओमेगा, मगर यहां पर है v1², तो यह आएगा r1² ओमेगा²। ये पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकली। ठीक है, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2, क्योंकि मोशन में है, तो उसका होगा 1/2 m2 v2²। तो 1/2 m2 v2 किसके बराबर होगा, वो होगा r2 ओमेगा, वो होगा r2 ओमेगा,
तो r2 ओमेगा स्क्वायर। आप में से कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर यही लिखना था तो आपने इसमें क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मैंने रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लिया, तो रोटेशन में ही आपका आंसर आना चाहिए, लीनियर मोशन में नहीं आंसर आना चाहिए। तो ये है इसकी टेंजेंशियल स्पीड और ये इसकी एंगुलर स्पीड। दैट इज मैंने काइनेटिक एनर्जी एंगुलर फॉर्मेट में ले ली, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m3, उसका क्या होगा 1/2 m3v3 स्क्वायर, तो वो होगा 1/2 m3 v3 किसके बराबर होगा एज फॉर दिस रिलेशन इज कंसर्न r3 ओमेगा स्क्वायर, तो r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर गेटिंग मी? तो इसी प्रकार से इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल क्या, nth पार्टिकल क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ mnth वो निकलेगा, अब मैं एंड में ही बता दूंगा। 1/2 दिख रहा है उधर, मुझे लग रहा है कि ये आपको नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं ये इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ mnth पार्टिकल, यानी कि nth पार्टिकल का जो मास है mn, तो उसकी क्या होगी, वो होगी 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यह किसी पार्टिकल की हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जो ये बॉडी रोटेट हो रही है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, तो उसको लिखेंगे KR। तो KR मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, तो वो क्या होगा, वो होगा सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उनको सम करिएगा, यू विल गेट। आप में से कोई बोलेगा कि सर वेक्टर सम करेंगे कि अलजेब्रिक सम? अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले वन के लिए क्या निकलेगा 1/2 m1, ये मैंने स्मॉल में लिखा था R1 R2, तो यहां कैपिटल में लिखा, तो कोई फर्क नहीं है, आपको पता है कि दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे पार्टिकल के लिए 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, तो तीसरे पार्टिकल के लिए 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, तो लास्ट वाले पार्टिकल के लिए 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी किसके बराबर निकलेगा? अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1/2 और ओमेगा स्क्वायर हर जगह सेम है, तो इसको बाहर निकालिएगा। तो 1/2 और अंदर में क्या लिखूंगा, मैंने ये कॉमन निकाला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सर आपने ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा, वो हर जगह सेम है, तो उसको भी क्या बाहर निकालेंगे, कॉमन करेंगे। तो प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये चीज है, अगर आप देखेंगे ये एक अलजेब्रिक सम चल रहा है, किसका, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। तो मैं इसके बदले शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूंगा mi स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस करूंगा। ये कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली यही लिखा फिर से 1/2। इसके बदले में क्या लिखता हूं, समेशन ऑफ, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन, अलग अलग सम कर रहे हैं। तो किसका सम कर रहे हैं हम, mr स्क्वायर का सम कर रहे हैं। आप देखिए तो mr स्क्वायर का सम कर रहे हैं, mr स्क्वायर इधर भी है, mr स्क्वायर इधर भी है, mr स्क्वायर, मगर इधर है फर्स्ट पार्टिकल का, तो मैं लिखूंगा mi ri, I runs from 1 to n. This is one and the same thing. आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जब आप I का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो ये क्या बनेगा m1 r1 स्क्वायर, इसका मतलब है फिर प्लस करना, प्लस हो गया। अब I का वैल्यू 2 दे दे तो m2 r2 स्क्वायर, इसका मतलब है प्लस कर दे, तो यही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब कि ये अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में था, तो अब मैंने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, तो ये वाली साइन यूज करनी पड़ेगी, इसको हम समेशन बोलते हैं। बट इन रियलिटी इट इज अ डिस्क्रीट समेशन, अलग अलग सम हो रहा है यहां पर, क्योंकि समेशन के भी दो किस्म है, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन और दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस समेशन। और कंटिन्यूअस समेशन जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल। आगे नहीं, तो यहां पर इंटीग्रल नहीं दिया मैंने, यहां पर मैंने ये
डिस्क्रीट समेशन ले लिया तो बाहर क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या निकली, तो ये निकली इस बॉडी की, इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकली, तो वो अभी हमने निकाली कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी इज कमिंग आउट टू बी 1/2 समेशन ऑफ, यानी कि डिस्क्रीट समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। I runs from 1 to n, यही निकला। तो ये मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये द्राय ऐसे अमिस रोटेटिंग बॉडी हंस काइनेटिक एनर्जी, मगर ये बॉडी क्या करान, ये करान रोटेट। आर गेटिंग मी? मगर ये टॉपिक थो तुम पढ़ना तो यम साइड पेना बह तुम टॉपिक याद, अगर अकिस बॉडी मास m, क्या मास m, सह ट्रांसलेट गसन, यानी कि सह पकान विद वेलोसिटी v। मैं वन तो तमिस काइनेटिक एनर्जी ये सह काइनेटिक एनर्जी कि ये क्या द्राय, ये द्राय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। बुझुस वन वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेटिंग बॉडी। यस बॉडी लीनियर मोशन मन तम सज काइनेटिक एनर्जी कत बराबर आसान। तो वन मे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेटिंग बॉडी या यस लीनियर मोशन मन कह बॉडी तम सज काइनेटिक एनर्जी कत बराबर नेर, कत बराबर आसान 1/2। अगर तमिस मास m, वेलोसिटी v, तो 1/2 mv स्क्वायर। आर गेटिंग मी? अब ध्यान से देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी तमिस बॉडी हज ट्रांसलेट गई या सोदे पच। आर गेटिंग मी? ये द्राय काइनेटिक एनर्जी तमिस बॉडी हज क्या रोटेट। आर गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग अ लीनियर मोशन और हैविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन। सही बात, मगर तुम दीजिए नजर यम दोनों कर तो कंपेयर। यहाँ ध्यान दे दीजिए अब, तिकाज मे योतस तुम चीज डिफाइन कर मे वो द्राय वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करने। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकिस रोटेटिंग बॉडी अकिस बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सह कत कत मेजर कर। अम ब्रो वो मे तो इनर्शिया लीनियर मोशन मन कमिस ज्यादा इनर्शिया लीनियर मोशन मन, तो यमस मास ज्यादा। सो मास गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। याद रखना मेरी बात, ये कमिक मेजरमेंट दिवन इनर्शियुक। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होता है, क्या बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, या बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूज टू बी इन दैट स्टेट। तिकाज तथ पत किन रीजन, तमिस बॉडी यूत ज्यादा मास त्यूता क्या तमिस सो इनर्शिया ज्यादा। यह मास मेजर कर कमिस इनर्शिया। तेल वन तो मे ये यह रिलेशन ये कर कंपेयर, यहाँ क्या है 1/2, तो यहाँ पर भी है 1/2। आर गेटिंग मी? तो एंड में क्या है वेलोसिटी v स्क्वायर, मगर ये बॉडी गसन रोटेट, तो यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ इसका मोमेंट होगा। तो मोमेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये तीन वेलोसिटी के ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है और यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। बताइए बीच में क्या है? बीच में मास है। तो मास गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। तो ये जो इधर बीच में है ये बराबर वही काम करेगा जो मास करता है लीनियर मोशन में। तो लीनियर मोशन में मास गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में ये वाली जो क्वांटिटी है, बताइए ये किसकी मेजरमेंट देगा? ये आपको मेजर करेगा। ये किसकी मेजरमेंट देगा हमें? ये देगा मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशनल इनर्शिया मेजर करी सह करी यमी रिलेशन पे ये कंपेयर कर अम तल तरन यह फिक्र यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। इधर 1/2, इधर 1/2, इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर v स्क्वायर। तो इधर मास गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर जो है, इधर जो भी है वो बराबर किसके पैरेलल जा रहा है? मास के। तो अगर ये मास है, ये मोमेंट ऑफ मास होगा, ये कुछ उसी प्रकार का होगा। ये किसका मेजरमेंट देगा? ये भी इनर्शिया का मेजरमेंट देगा जो इधर बीच में है, मगर स्वास कुछ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब यह है कि होती जो मेजरमेंट मास दिवन कमिच मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया तत मास कर यमिस यूत ज्यादा मास आस
तमिस तूत ज्यादा इनर्शिया लीनियर मोशन मज यमिस यूत ज्यादा यह MI/RI² यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन युस बह वनिस ताम वनान ओसुस। तो इसका मतलब है कि यमिस ये प्रोडक्ट ज्यादा आसि तमिस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, यमिस ये कम तमिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, यमिस मास ज्यादा तमिस लीनियर इनर्शिया ज्यादा, यमिस लीनियर मास कम तमिस लीनियर इनर्शिया कम, यमिस मास ज्यादा तमिस लीनियर इनर्शिया ज्यादा। तो ये इथे कत पैरेलल गसन तोर फिक्र यस ये क्वांटिटी यस ब्रैकेटस में योतस थो ये दी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय I। तो बताइए यहां पर इसको m से डिनोट करते हैं मास को और यहां पर इस क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं I से। तो मैं I का बराबर I जो बराबर डिस्क्रीट समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर I रन्स फ्रॉम 1 to n। ये वन एक्चुअली यह आसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर यानी कि दिस क्वांटिटी गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर बता वन व्हाट इज द डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करिएगा। तो आप बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस यदि बॉडी नाचे तो वो किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी। आर यू गेटिंग मी? सो यहां पर ये बोलना लाजमी बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द, ये क्या है? ये है सम। आपको पता है कि दिस इज सम ऑफ द, किनका सम चल रहा है? इनका। व्हाट आर दीज? जिनका प्रोडक्ट किनकी? प्रोडक्ट। इसको मैं दूसरे अंदाज में लिखूंगा वापस कम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में तलाई करियो। ये तो IS क्या दिन गॉड वैल्यू 1, तो ये बनेगा M1 R1 स्क्वायर। उसके बाद ये बोलेगा कि इसको सम कर ले, डिस्क्रीट सम। तो अब I का वैल्यू 2 दे दे, तो M2 R2 स्क्वायर प्लस ऐसी प्लस MN RN स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? दिस क्वांटिटी गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कित करो इज डिफाइंड न्यूमेरिकली। तो ये करो इज डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of a body about an axis, किसी axis के about an axis तिकाज अकिस axis अंदर नचान is defined, ये कित करो defined as the sum of the products, as the sum of the products, क्योंकि यहां पर सम हो रहा है। किनका सम हो रहा है? प्रोडक्ट्स का। किनका प्रोडक्ट है? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो पार्टिकल कोता दूर तमिस एक्सिस निश स डिस्टेंस से तथ कर स्क्वायर, तथ कर मल्टीप्लाई तमिस पार्टिकल सुन मास, यू विल गेट दैट पार्टिकल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। इथे कत वुचक प्रथ कस पार्टिकल्स क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेरन, तथ क्या करेक्ट तथ करेक्ट सम सो दी एमिस रिजिड बॉडी हुन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। तो यही लिखना पड़ेगा इधर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट हुंद सम कर किन मगर प्रोडक्ट को हुंचो प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल जो भी पार्टिकल्स है उनका मास एंड और किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the particles from the कहां से? From the axis of rotation। Are you getting me? तो ये देता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकली अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये प्रोडक्ट निकालिएगा MI/RI स्क्वायर। तो अगर एक पार्टिकल होगा उसका मास m है और वो किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो उस एक्सिस से कितना दूर है r। तो मैं आपको बोलता हूं कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर एक ही पार्टिकल है ना तो एक ही मास आएगा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो
mr square. तो mr square will be the moment of inertia of this rotating particle about this axis of rotation. Are you getting me? तो अलग अलग सिचुएशन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर निकलता है? तो अलग अलग बॉडीज, रोटेटिंग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मुझे लगता है कि वो आगे पढ़ेंगे, मगर आज मैंने बस दो ही डेफिनेशन दे दी आपको। एक है डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इसका मतलब कि फिजिकल मीनिंग क्या है, और दूसरा मैंने ये बोला कि मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ द पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये चीज निकालिए, यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रोटेटिंग पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक एक्सिस के अबाउट होता है। तो मुझे लगता है कि आज इतना आप याद रख ले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।